ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। महान सौंदर्य, अत्यधिक ताकत और बहुत ज़्यादा धन का वास्तव में कुछ खास उपयोग नहीं है। एक सच्चा हृदय सबसे ऊपर है। ये किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। अल नीनो से उभरी चुनौतियां। ये अल नीनो क्या है? एक प्राकृतिक जलवायु घटना है और जिसके दौरान प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। इस घटना का सीधा असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है और जिससे कई जगहों पर भयंकर सूखा तो कहीं अधिक बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा होती है। तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। इस बार कम पानी बरसने की भी बातें हो रही हैं। ये पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म होने पर अभी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं और इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने लगा। भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों ने यहाँ पहले ही चिंता बढ़ा रखी है। वहीं अब एक नई प्राकृतिक आपदा मोह पाए खड़ी है। यह अल नीनो जिसने प्रशांत महासागर में दस्तक दे दी है। इसका असर देश भर में मानसून पर पड़ना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अल नीनो का प्रभाव मानसून के बाद भी जारी रहने की आशंका भी ने चिंता बढ़ा दी है। इसके सितंबर तक बने रहने की स्थिति ने कृषि क्षेत्र और पेयजल की उपलब्धता पर गंभीर संकट के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यह जून से जुलाई के दौरान दस्तक देने वाला है और इस बार प्रशांत महासागर का तापमान मई में ही सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज होना बताता है कि आगे यह स्थिति और बिगड़ सकती है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। ये हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी है। यहाँ फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगा। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। ये आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। यह है प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। भारतीय मौसम विभाग भी मानता है कि अल नीनो का सीधा असर मानसून में होने वाली बारिश पर पड़ेगा, यानी बारिश कम होगी। जाहिर है कि देश में सूखे की संभावना बढ़ेगी। सामान्य हालात में प्रशांत महासागर क्षेत्र में चलने वाली तेज हवाएं पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है और जिससे भारत में अच्छी वर्षा होती है। मगर जब अल नीनो का प्रभाव रहता है तो ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं और जिससे मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और इससे वैश्विक बारिश चक्र में भारी उथल पुथल होता है। समुद्र की इस गर्मी को वायुमंडल में फैलने में थोड़ा समय लगता है और जिसका प्रभाव दूसरे वर्ष के तापमान में वृद्धि के रूप में सामने आता है। अल नीनो एक प्राकृतिक और मौसमी जलवायु चक्र है और इससे मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। अमूमन यह घटना हर 2 साल में घटित होती है और इसका असर दुनिया भर के मौसम, तापमान, बारिश पर पड़ता है। भारत में कम वर्षा होने से सूखे जैसे हालात फिर बन सकते हैं। इस बार इसे सुपर अल नीनो कहा जा रहा है। इसका असर इस साल के आखिरी तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के प्रारंभ में भले ही इसका प्रभाव कम दिखे, लेकिन सितंबर जाते जाते इसके ज्यादा शक्तिशाली होने की संभावना है। अल नीनो शब्द स्पेनी भाषा का है। दक्षिण अमेरिकी मछुआरों का ध्यान सबसे पहले 1600 के दशक में पेरू में उस घटना पर गया जिसमें उन्होंने पाया कि प्रशांत महासागर में जल का तापमान आमतौर पर दिसंबर के आसपास कई बार बढ़ जाता है, तो जो कि क्रिसमस का समय होता है। इसी कारण इसे अल नीनो डी नविदाद नाम दिया गया। इसे बाद में अल नीनो कहा जाने लगा और इसी तरह एक घटना ला नीनो भी होती है जो इसके उलट होती है। ये अल नीनो चक्र की विपरीत अवस्था होती है। ला नीनो की शीत अवस्था होती है। यह पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असामान्य शीतलन को दर्शाती है। फिलहाल भारत में अल नीनो को लेकर चिंता बढ़ रही है और इससे पूरे यूरोप को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब भारत पर इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है और इससे
इससे पैदा होने वाली खतरनाक स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है और इससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर आबादी अब भी खेती किसानी पर निर्भर है, जो मानसून के लिए टकी लगाए रहती है। और भले ही सिंचाई के कितने साधन हो गए हों, लेकिन वर्षा जल और मानसून का अपना महत्व है। भारतीय मौसम विभाग वर्ष 2026 में अल नीनो की वजह से मानसून के कमजोर रहने की आशंका पहले ही जता चुका है। आर्थिक जगत में भी विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इससे ग्रामीण अंचलों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। यदि इस बार भी ऐसा हुआ तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित करेगा ही, साथ ही किसानों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से कम वर्षा कम होने से धान, दाल, मक्का, मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की जहां बुआई प्रभावित होगी, वहीं उपज पर भी इसका असर पड़ेगा। हाल में आई मौसम संबंधी रपट ने चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि जून से अगस्त के बीच अल नीनो की घटना 80% होने की संभावना है, जबकि कम से कम नवंबर तक इसके बने रहने की संभावना 90% से भी ज्यादा है। थोड़ी राहत की बात यह है कि भारत में जलाशयों का जलस्तर सामान्य भंडारण के आसपास है और देश भर में सब्जियों की आवक के आंकड़े भी संतोषजनक हैं। मगर यह मौजूदा स्थिति है, भविष्य में ऐसी स्थिति बनी रहेगी या नहीं, इस बारे में अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है। निश्चित रूप से खाने पीने की चीजें और ईंधन की कीमतों में अचानक और बार बार बदलाव से महंगाई बढ़ेगी, इसका असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। सरकार को अल नीनो जैसे प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक एवं स्थायी रणनीति बनानी होगी और इसके लिए वर्षा जल संग्रह को न केवल प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बल्कि इसे अनिवार्य भी किया जाना चाहिए। यदि घर घर वर्षा जल संचय यानी बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने और उसे भविष्य के उपयोग के लिए जमा किया जाने लगे तो काफी हद तक पानी की समस्या से निपटा जा सकता है। जब हमारे पास अपने कुएं, तालाब, पोखर और ट्यूबवेल भरे होंगे तो कुछ वर्षों के अंतर से आने वाले अल नीनो के असर से आसानी से निपटा जा सकता है। केवल सरकार पर निर्भर रहने से कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देश में गर्मी के दस्तक देते ही विभिन्न राज्यों में पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। हर साल तो अल नीनो आता नहीं है, लेकिन भूजल संकट जरूर रहता है। ऐसे में सरकार को इस बाबत कानून बनाकर घर घर वर्षा जल संचय को अनिवार्य किए जाने जैसे कदम उठाने होंगे। बारिश कम होने से फसलों की बुआई और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। इससे धान, दाल, सोयाबीन, कपास, अन्य खरीफ की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। वैसे भी बारिश की कमी से खेतों में नमी कम हो जाती है और इससे फसलें सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं। यह किसानों पर भी भारी पड़ता है। उन्हें सूखे के जोखिम के बावजूद सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त भार डालता है। क्या डालता है? भार डालता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। शब्दों की मर्यादा। आज के समय में मनुष्य के पास सुविधाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं और इसके बावजूद समाज में मानसिक अशांति, कटुता और रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग अपने शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। बातचीत जो कभी प्रेम, सहयोग और आत्मीयता का माध्यम हुआ करती थी, आज दूसरों की आलोचना, उपहास और निंदा का साधन बनती जा रही है। किसी व्यक्ति की असफलता, गलती या निजी जीवन पर टिप्पणी करना अब लोगों के लिए सामान्य बात बन चुकी है। यही नहीं, कई बार आप देखते हैं कि क्या किसी व्यक्ति की सफलता की सराहना करने के वजह उनमें उसमें खामियां निकालने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बनती जा रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह अपने विचारों, व्यवहार से ही लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करता है। मगर जब उसकी वाणी में कटुता और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आ जाती है, तब उसका प्रभाव केवल सामने वाले व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की कमियां खोजने में लगा रहता है, वह अनजाने में अपने भीतर की असुरक्षा और नकारात्मकता सोच को प्रकट कर देता है। कुछ समय के लिए उससे यह लग सकता है कि वह दूसरों से बेहतर है, मगर धीरे धीरे लोग उसके स्वभाव को समझने लगते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं। निंदा का स्वभाव बिल्कुल उस दीमक की तरह होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन भीतर मजबूत लकड़ी को खोखला करता रहता है। उसी प्रकार दूसरों की बुराई करने की आदत भी मनुष्य के चरित्र को अंदर से लगातार कमजोर करती रहती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों की चर्चा करता है, वह अक्सर यह भूल जाता है कि सुनने वाला व्यक्ति केवल उन बातों को नहीं सुन रहा होता, बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी आकलन कर रहा होता। लोग सामने से उसकी बातों में रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन उनके मन में उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है।
समाज ये अच्छी तरह समझता है कि जो व्यक्ति आज किसी की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के बारे में भी वैसा ही बोल सकता है। दूसरों की बुराई करना एक ऐसा अवगुण है जो निंदक के मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। यह न केवल आपसी विश्वास को नष्ट करता है बल्कि व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को भी कमजोर बनाता है। निंदा करने से मन में ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है। इससे मानसिक शांति भंग होती है और बेवजह तनाव उत्पन्न होता है। हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं होते हैं, वे हमारे संस्कार, विचार और व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं। यदि हमारी वाणी में ईर्ष्या, कटुता, नफरत और नकारात्मकता होगी तो उसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी दिखाई देगा। और इसके विपरीत यदि हमारी भाषा में विनम्रता, सम्मान और मधुरता होगी तो वह लोगों के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाएगी। मधुर वाणी मनुष्य को वह सम्मान दिलाती है जिससे धन या बाहरी दिखावे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही माना जाता है जो अपने शब्दों का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए करे, तोड़ने के लिए नहीं। आज के डिजिटल युग में यह समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों ने लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन कई लोग इसका उपयोग बिना सोच विचार के दूसरों पर टिप्पणी करने में कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बिना सत्य जाने किसी के बारे में अफवाह फैलाना और किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना अब सामान्य बात बनती जा रही है। यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। इससे लोगों के बीच विश्वास कम होता है और रिश्तों में दूरी बढ़ती है। वास्तव में मनुष्य को अपना समय और ऊर्जा दूसरों की आलोचना में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करने चाहिए। यदि हम दूसरों की कमियां खोजने के बजाय अपने व्यवहार, विचार और कर्मों को सुधारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन अधिक शांत और सार्थक बन सकता है। महानता किसी को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने में होती है। एक परिपक्व और विवेकशील व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों के बजाय उनके गुणों को देखने का प्रयास करे। निंदा रिश्तों को कमजोर करती है, विश्वास को तोड़ती है और मन में कटुता पैदा करती है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच, विनम्र व्यवहार, मधुर वाणी समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि उसके शब्द लोगों को जोड़ रहे हैं या फिर उन्हें दूर कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों की मर्यादा ही मनुष्य के व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होती है। यदि हम जीवन में सच्चा सम्मान, आत्मिक शांति और स्थायी संबंध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी वाणी को संयमित करना और निंदा से दूर रहना सीखना होगा। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ये आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी का मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है। उनका यह कथन स्थानीयता की विविधता को दर्शाता है, क्योंकि शहरों में वह विविधता दिखाई नहीं पड़ती है। शहरों का विचार आर्थिक व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देता है, जबकि गांव की अवधारणा में विविधता के विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। गांव के महत्व को ध्यान में रखकर नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई थी। इसको वर्ष 1993 में कानूनी जामा पहनाया गया था, मगर अभी भी पंचायतों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। और पंचायतों की संख्या लाखों में है और इनके माध्यम से अनेक मसलों को सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पर्यावरण सुरक्षा की बात की जाए तो कई पौधों की प्रजातियों को बचाने की जरूरत है, और ऐसे में यदि पंचायतें मिलकर वनस्पति की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएं तो सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। एक बात और आप लोग देखते हैं, देखिए आप लोगों को पता भी होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पता ये होना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर सरपंच ईमानदार है ना, स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार है ना, तो आप सोचिए कि 90-95% समस्याओं को समाधान वो कर सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उनका समाधान हो सकता है। लापरवाही की आग, वो तो आप देखते हैं हमेशा जैसे ही दुर्घटना होती है सब जागता है, शासन प्रशासन अधिकारी नेतागण। जैसे ही सब कुछ हो जाता है लीपापोती करके छोड़ दिया जाता है, फिर नई घटना का इंतजार किया जाता है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी जो लखनऊ है ना, इसके अलीगंज इलाके में सोमवार को एक व्यावसायिक इमारत में आग लग जाने से विद्यार्थियों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देश भर में आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन ना तो शासन प्रशासन और ना ही भवन मालिकों की ओर से व्यवस्था को सुधारने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने को लेकर कोई गंभीरता नजर
आती है। हालांकि कोई हादसा किसी मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन उससे सबक लेकर अगर भविष्य में सावधानी बरतने और बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं किए जाते तो यह आपराधिक लापरवाही को दर्शाता है। सवाल है कि हादसे के तत्काल बाद सरकार की ओर से जो गंभीरता दिखाई जाती वह व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता करने के मामले में नजर क्यों नहीं आती। जांच का दायरा, उसके नतीजों का प्रभाव सिर्फ संबंधित हादसे तक ही सीमित क्यों रह जाता है। खबरों के मुताबिक जिस व्यवसायिक इमारत में आग लगी वहां विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर, कैफे संचालित किए जाते थे। यह रियासी इलाका है जहां ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न लोग रहते हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत से बाहर निकालने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। कुछ लोग अंदर ही फंस गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दमकल कर्मियों को दीवार में छेद कर दूसरी इमारत की छत के रास्ते मृतकों के शवों और घायलों को बाहर निकालना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि जब इस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी, क्या वहां आपात स्थिति में सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त नहीं किए गए थे? लोगों के बाहर निकलने के लिए क्या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था मौजूद नहीं थी? जाहिर है कि इन सभी सवालों के जवाब गहन जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन यह देखना होगा कि क्या इस हादसे के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा या नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग की ऐसी ही एक घटना में 21 लोगों की जान चली गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के तहखाने में जल भराव के कारण तीन युवाओं की मौत हो गई थी। और इन घटनाओं से स्पष्ट है कि देश भर में व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा मानकों का पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों आग की कई घटनाओं में जांच के बाद यह बात सामने आई कि संबंधित भवन मालिकों के पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र ही नहीं था। और इससे यही साबित होता है कि ऐसे हादसों के लिए न केवल भवन मालिक बल्कि सरकार के संबंधित महकमे के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। जिन व्यवसायिक इमारतों में हर समय खासी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, वहां आग लगने या अन्य किसी आपात स्थिति में बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम की जांच और निगरानी करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की नहीं तो और किसकी है? जरूरत इस बात की है कि नियमों की अनदेखी करने या उन्हें ताक पर रखकर गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए। हत्या का केस दर्ज होना चाहिए इन पर, जो भी इसमें शामिल हैं, जिनकी भी लापरवाही रही है। और कहा जा रहा है 2016 में इस इमारत को ध्वस्त करने की बात हुई थी। अब आप सोचिए, आज तक नहीं हुई, उसी में आग लग गई और बच्चे मर गए। ये आप देखें हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखें ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अपराध के पांव, देश में मामूली कहासुनी और छोटी छोटी बातों पर हिंसा की घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है और कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। हैरत इस बात की है कि वहां मौजूद अन्य लोग बीच बचाव करने के बजाय मूक दर्शक बने रहे। न केवल लोगों में पनप रही आपराधिक मानसिकता, बल्कि समाज में मौन रहकर अपराध को होते हुए देखने की बढ़ती प्रवृत्ति भी गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर रेलवे स्टेशन पर ही सरेआम किसी की हत्या कर दी जाती है तो सड़कों पर सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकार और रेलवे प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि शाहदरा रेलवे स्टेशन पर बीते शनिवार को एक यात्री का कुछ लोगों से उस वक्त विवाद हो गया जब वह ट्रेन में चढ़ रहा था। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उस व्यक्ति की पीठ पर हत्या कर दी। इस संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ होने के बावजूद कोई भी उस व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं आए। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो गए। इस घटना के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस वारदात के दौरान रेल स्टेशन पर क्या कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, यह भी जांच का विषय है। इसमें दोहराया नहीं कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की खासी भीड़ होती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। मगर सवाल है कि शाहदरा स्टेशन पर हत्या की वारदात के दौरान अगर वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सुरक्षा प्रबंधों में ही लापरवाही बरती जाएगी तो अपराध पर अंकुश कैसे लग पाएगा? बाकी हमारे देश में आप देखते हैं कि हर जगह लापरवाही और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।